नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जीके का एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसके तहत हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, नाम तो हमने इस टॉपिक का रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसमें हम 1885 से लेकर 1947 अर्थात कांग्रेस के स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक के इतिहास को वन बाय वन और बहुत ही डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी एक कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थी हैं और आप सर्च कर रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से अगर हमको पढ़ना है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कहीं पर भी आप नहीं पढ़ पाए, तो मेरा आपसे ये दावा है कि एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि नहीं, हमने आज तक कभी इस चीज को इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा है, और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिएगा, देखिएगा आसानी से वह सोल्व होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि 1885 यानी 1885 से 1885 से 1885 से 1947 1885 से 1947 तक का जो इतिहास होगा, 1885 से 1995 तक का जो इतिहास होगा, उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है 1885 से लेकर 1905, जिसको हम लोग मॉडरेट या लिबरल फेज बोलते हैं, नरमपंथी या उदारवादी चरण बोलते हैं। दूसरा जो फेज होता है जिसको पढ़ना होता है 1905 से लेकर 1917 तक, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज अर्थात गर्मपंथी या उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। और तीसरा फेज जो होता है उसको हम लोग 1917 से लेकर 1947 यानी गांधी जी का भारत में चंपारण में विद्रोह से लेकर भारत की आजादी तक का जो कालखंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गांधी एरा या गांधी युग के हम लोग नाम से जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 1885 से, एक एक घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईएनसी बोलेंगे, was founded by Allen Octavian Hume on 28 दिसंबर 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की जाती है, जिसके द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया गया था, उसको हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछेगा प्रश्न कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है, विच पर्सन इज नोन एज हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, तो हम बोलेंगे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। कौन है भाई एओ ह्यूम? वही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसने कांग्रेस की स्थापना किया था, उसको शॉर्ट में एओ ह्यूम बोलते हैं। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि जो कांग्रेस का संस्थापक था एओ ह्यूम, वो पेशे से क्या था? तो वह व्यक्ति पेशे से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था। क्या था? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोग्राफी ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाज रिटन बाय सर विलियम वेडनबर्ग। जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, जिसने कांग्रेस की स्थापना किया था, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, उसकी बायोग्राफी जिस व्यक्ति ने लिखा था उसका नाम था विलियम वेडनबर्ग। विलियम वेडनबर्ग। द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस का सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था? क्या है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ एओ ह्यूम, a retired British civil servant who played a key role in the formation of Indian National Congress in 1885। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से संबंधित है, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था, जिसने कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से संबंधित कौन था? विच पर्सन इज एसोसिएटेड विथ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? क्या आंसर देंगे? बोलेंगे एओ ह्यूम। उसी बात को हमने हिंदी में भी लिख रखा है। हमारा जो ये क्लास है वो हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों को कवर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर जितने भी स्लाइड्स आएंगे वो बाइलिंगुअल आएंगे। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एओ ह्यूम से जुड़ी है, जिसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। This theory suggests that the British government supported the establishment of INC
as a means to provide a platform for Indians to express their grievances peacefully, thus preventing revolutionary activities. यह सिद्धांत यह बताता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शांति से अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए साधन के रूप में आईएनसी की स्थापना का समर्थन किया था। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जा सके। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कुछ नहीं था। जो हमारे उस समय के क्रांतिकारी थे, उनकी उनकी भावनाओं को दबाने के लिए, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप पर, एक एज ए टूल के रूप में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था। एओ ह्यूम बिलीव दैट बाय चैनलिंग इंडियन डिस्कॉन्टेंट into constitutional and non-violent method, the British could maintain control over India while addressing some concern. एओ ह्यूम का मानना था कि भारतीय असंतोष को संवैधानिक और अहिंसक तरीकों से बदलकर ब्रिटिश कुछ चिंताओं को दूर करते हुए भारत पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। मतलब ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ऐसा नहीं है कि वो भारत को आजाद करने के लिए था, भारत के लिए कुछ बेहतर व्यवस्थाओं को लाने के लिए था। नहीं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बस जो क्रांतिकारी थे उस समय के, उनको ऐसा लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, वही था एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। He was instrumental in bringing together prominent Indian leaders and intellectuals to form the INC, which later became a significant force in India's struggle for independence. क्या था ये? उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्थात एओ ह्यूम ने, जो बाद में स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई, जो आगे चलकर क्या बन गया, एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। The INC was initially meant to serve as the forum for the educated Indian to discuss political issues and advise the British administration on reform. कांग्रेस शुरू में शिक्षित भारतीयों के लिए राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और सुधारों पर ब्रिटिश प्रशासन को सलाह देने के लिए एक मंच के रूप में काम करने के लिए की गई थी। The theory has been debated by historians with some accepting its validity and other arguing that the INC was formed due to genuine political aspirations of Indian leaders rather than British motives. इस सिद्धांत पर इतिहासकारों द्वारा बहस की गई। कुछ ने इसकी वैधता को स्वीकार किया और अन्य का तर्क है कि कांग्रेस का गठन ब्रिटिश उद्देश्यों के बजाय भारतीय नेताओं की वास्तविक राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण हुई थी। अलग अलग विद्वान थे, अलग अलग उन्होंने अपना मत दिया। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अब एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, देख दो तरह के प्रश्न हमसे देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से कौन एसोसिएटेड है, यानी कौन संबंधित है, उसका उत्तर होगा एओ ह्यूम। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया किसने था, किसने इस थ्योरी को दिया था, तो हम उस व्यक्ति का नाम होगा हम लोग के लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया था। देखते हैं आगे की तरफ। The safety valve theory for the establishment of the Indian National Congress was given by Lala Lajpat Rai. This theory suggested that the Congress was created to act as the safety valve to prevent a violent revolution by allowing educated Indians to express their grievances peacefully. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायतों को व्यक्त करने की अनुमति देकर हिंसक क्रांति को रोकने के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ आईएनसी रिटेन बाय, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है इतिहास में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इतिहास किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा पटाभी सीतारामैया। देखते हैं पटाभी सीतारामैया। The first official history of Indian National Congress, the first official history of Indian National Congress was written by B. Patabhi Sitaramaiya. His work traces the history of Congress from 1885 to 1935. 18 तो आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री, आधिकारिक
इतिहास किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास भी पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया था। उनका काम 1885 से लेकर 1935 तक कांग्रेस के इतिहास का पता लगाता है वो। द सजेशन फॉर भारतीय राष्ट्रीय संघ, आईएनसी नेम गिवन बाय, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो है किसने दिया था? इसका उत्तर होगा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने आईएनसी का नाम दिया था। द सजेशन फॉर भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसी को इंग्लिश में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ, टू बी चेंज टू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन 1885 वाज मेड बाय दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी के द्वारा यह आईएनसी नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। This change was part of the establishment of the Indian National Congress, which aimed to unite educated Indians and advocate for their rights and interests. यह परिवर्तन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को एकजुट करना और उनके अधिकारों और हितों की वकालत करना था। ये तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन बॉम्बे एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। आपसे पूछा जाएगा आईएनसी का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? तो हम बोलेंगे आईएनसी का पहला अधिवेशन जो हुआ था सेशन। तो कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि ये सेशन क्या होता है। जाहिर सी बात है कि कभी भी कोई संस्था बनती है तो उसकी जो बैठकें जो आयोजित की जाती है उसी को हम लोग इतिहास में सेशन के नाम से जानते हैं, यानी पहली बैठक, दूसरी बैठक, पहला सेशन, दूसरा सेशन। तो आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहां पर हुआ था? बोलेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। चूंकि एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी, तो उसके और बाकी भी जितने मेंबर्स थे उन्होंने यह कहा कि आईएनसी का यह तय हुआ कि आईएनसी का जो पहला अधिवेशन जो होगा वह पुणे में आयोजित की जाएगी। कहां पर आयोजित की जाएगी? पुणे में आयोजित की जाएगी। तो ठीक पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित होने वाला था, तो वहां पर क्या हुआ? पुणे में क्या हुआ? प्लेग फैल गया, जिसको हम लोग हिंदी में हैजा के नाम से जानते हैं। प्लेग फैल गया, तो जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के आयोजन करता थे, प्लेग की वजह से वहां पर महामारी जो फैली हुई थी प्लेग, उसके वजह से इन्होंने पुणे से ट्रांसफर करते हुए जो पहला सेशन था उसको बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया। और बॉम्बे में भी कहां पर किया गया? उस कॉलेज का नाम याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन हेल्ड इन बॉम्बे वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको हम लोग रमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है, कोई संस्था बनेगी और उसका पहला बैठक होगा तो एक अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोलेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम, जो अभी बात हमने कहा वही यहाँ लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आप हमारे नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम लोग लिंक भी दे देंगे गूगल ड्राइव का, वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो पीडीएफ होगा इसका हम नाम रखते हैं इंट्रो पीडीएफ। इंट्रो पीडीएफ क्या होता है? जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करवाते हैं हर एक टॉपिक का, और इसके संलग्न इसके साथ ही एक और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको लगभग हम बता रहे हैं 500 से लेकर 600 एमसीक्यूज हैं विथ आंसर। आपको टेलीग्राम का जो चैनल दिया जाएगा उसके नीचे दिया गया होगा, उसको क्लिक करके वहां पर ज्वाइन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जैसे हमने कहा, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एट द लास्ट मोमेंट बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन पूना। जो जैसा कि हमने इस बात को खंडन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में पूना से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि पूना में हैजा का प्रकोप था। एक सीजीएल ये प्रश्न पूछी थी कि जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें पूरे भारत से कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? याद रखना है, पूरे भारत से 72 डेलीगेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो दूसरा सेशन हुआ था, सेकेंड सेशन हुआ था जस्ट उसके 1 साल बाद 1886 में, उसमें 434 डेलीगेट्स यानी 434 प्रतिनिधियों ने उसमें हिस्सा लिया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंट लीडर ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, जब आईएनसी का गठन किया जा रहा था तो उस समय उसके महत्वपूर्ण लीडर्स कौन कौन थे उसमें देखेंगे। सबसे पहले व्यक्ति थे दादा भाई नेरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, आरसी दत्ता, फिरोज शाह मेहता,
गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दिनेश वाचा, केटी तेलांग, महादेव गोविंद रनाडे, मदन मोहन मालवीय, और इसमें जितने भी स्थापना के समय जितने भी उनके सदस्य थे, among others was largely from बॉम्बे एंड कलकत्ता। कहाँ से थे? जितने भी मेंबर फाउंडेशन में सम्मिलित थे उनमें से अधिकतर लोग कोलकाता और बॉम्बे से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसीलिए कांग्रेस के ऊपर यह आरोप भी लगाया गया था, कांग्रेस जो है वो शहरियों का एक निकाय है। मतलब इसमें गरीब लोग, इसमें कृषक लोग, इसमें जो भी ग्रामीण लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये शहरियों का एक निकाय था, संस्था था। बढ़ेंगे आगे की तरफ। फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नोन एज इंडियन नेशनल यूनियन। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। द आईएनसी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डफरिन। ये भी पूछा जाएगा जिस समय आईएनसी का गठन किया गया था उस समय भारत का या इंडिया का वायसराय कौन था? तो बोलेंगे लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। ये भी याद रखना है हमको। कौन था? तो बोलेंगे लॉर्ड डफरिन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, ऐसे तो 1885 से लेकर पूरे 1940 भारत की आजादी और उसके बाद तक भी बहुत सारे सेशन हुए कांग्रेस के, लेकिन हमको सभी सेशंस के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मूलभूत से जो महत्वपूर्ण होंगे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट सेशन, पहला सेशन क्या है? इधर हम पढ़ा रहे, हमारा चेलोवा लोग सूत रहा है रे, इधर सब पढ़ो इधर। चलो देखिए, फर्स्ट सेशन क्या था? हेल्ड एट बॉम्बे इन 1885। पहला सेशन कहां पर हुआ था? बोलेंगे 1885 में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अभी हम बोल करके WC बनर्जी। क्यों महत्वपूर्ण है पहला सेशन? क्योंकि इसी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। सेकेंड सेशन की बात करेंगे तो ये कलकत्ता में हुआ था, पहला बॉम्बे में, दूसरा कोलकाता में। कब हुआ था? 1886 में। इसके अगर प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे दूसरे सेशन के अध्यक्ष? कौन थे? तो बोलेंगे दादा भाई नेहरूजी। फर्स्ट पर्सियन प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है कि दादा भाई नौरोजी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पर्सियन प्रेसिडेंट थे। हाँ, एक प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले हिंदू प्रेसिडेंट कौन थे? तो हिंदू प्रेसिडेंट अगर आपको बोलेगा तो आप वहां पर टिक करेंगे WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पर्सियन प्रेसिडेंट कौन थे? तो वहां पर टिक करना होगा हमको दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चूंकि दादा भाई नौरोजी भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है और इनसे बहुत भारी मात्रा में बहुत जटिल जटिल प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे। अब पूरा फोकस होगा हमारे दादा भाई नौरोजी के ऊपर। नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत का वयोवृद्ध पुरुष। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपसे पूछेगा हु रोट द बुक ब्रिटिश एंड क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिटिश एंड अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? आंसर होगा हमारा दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी में इस पुस्तक में एक थ्योरी दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी धन निष्कासन विधि, जिसमें पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम पॉवर्टी असेसमेंट इस पुस्तक में, इस थ्योरी में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने फॉर द फर्स्ट टाइम पॉवर्टी असेसमेंट, गरीबी का निर्धारण किया था। डिटर्मिनेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, पहली बार पर कैपिटा इनकम निर्धारित किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। द फर्स्ट पर्सन हु वॉन द इलेक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसमें आपसे पूछेगा कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन विधि अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? बोलेंगे दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी असेसमेंट पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। वह भारत का वो व्यक्ति कौन है जिसने पर कैपिटा इनकम को पहली बार बताया था? बोलेंगे दादा भाई नौरोजी। वह व्यक्ति कौन है जो ब्रिटिश इलेक्शन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने के लिए जो इलेक्शन होता था उसको जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बोलेंगे दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। इसी बात दादा भाई नौरोजी के द्वारा कुछ कथन दिया गया है जिससे इससे भी प्रश्न पूछा जाता है,
राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, किसने कहा था? तो बोलेंगे दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है, किसने कहा था? बोलेंगे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो बोलेंगे 1904 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बोलेंगे, ये एनटीपीसी रेलवे में पूछा था, 3 बार रह चुके हैं। कब कब? 1886, 1893 और 1906। याद रखना है इसको भी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था रहनुमाए मजदायन सभा। क्या नाम था? रहनुमाए मजदायन सभा। यही रहनुमाए मजदायन सभा एक जर्नल, एक पत्रिका प्रकाशित करती थी जिसका नाम था रफ्त गुफ्तार। आपसे पूछेगा रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका किसने चलाया था? तो हम बोलेंगे रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका चलाया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्हीं के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन का गठन किया गया था। एक और संस्था बॉम्बे एसोसिएशन को 1852 में मुंबई में गठित किया गया था जिसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आपसे पूछेगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो बोलेंगे लंदन में हुआ था, 1886 में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक पत्रिका प्रकाशित करती थी जिसका नाम इंडिया था। इंडियन रिफॉर्म कमेटी, दादा भाई नौरोजी ने एक और इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं संस्था का गठन किया था जिसका नाम था इंडियन रिफॉर्म कमेटी, जिसका गठन ब्रिटेन में किया गया था। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था, जबकि इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इस चीज को भी याद रखना है। लेटर द इंडियन एसोसिएशन वाज चेंज्ड टू द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे चलकर जो है वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बाद में चलकर जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। बड़े आगे की तरफ, उसके बाद आता है थर्ड सेशन हेल्ड एट मद्रास। पहला हुआ था बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा जो हुआ है मद्रास में हुआ है। इसके जो अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इनका क्या खासियत है? इनका खासियत है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। आपसे पूछेगा फर्स्ट हिंदू प्रेसिडेंट तो बोलेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट तो हम लोग बोलेंगे आपको दादा भाई नौरोजी। और आपसे बोलेगा कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, तो हम बोलेंगे वह था आपका सर बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद आता है चौथा सेशन, ये इलाहाबाद में किया गया था। एक एक साल के अंतराल पर किया जाता है ये। इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। इनका क्या खासियत है? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ये कौन थे? तो बोलेंगे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद पांचवा सेशन आएगा। पांचवा सेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर विलियम वेडनबर्न। एकदम वही, यही व्यक्ति जो है जो पांचवें सेशन में आईएनसी के जो प्रेसिडेंट बन रहे, इन्हीं ने एओ ह्यूम का बायोग्राफी लिखा था जिसको हमने कुछ देर पहले आपके समक्ष रखा था। द ओनली इंग्लिशमैन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ट्वाइस। सर विलियम बेडनबर्न एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आईएनसी का, एकमात्र इंग्लिशमैन थे जो आईएनसी का 2 बार आपका क्या रह चुके हैं? आपका प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक बार 1889 में और दूसरा जो है वो 1910। याद रखना है इस बात को। अच्छा, इस सेशन का खासियत था, जो फिफ्थ सेशन 1889 में हुआ था, इसका एक खासियत था, इसके सेशन में एक कदम्बनी गांगुली, एक महिला थी जिनका नाम था कदम्बनी गांगुली, वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन इन 1889। कदम्बनी गांगुली जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट थी जिन्होंने आईएनसी के 1889 के सेशन में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आईएनसी को एड्रेस किया था, यानी आईएनसी को संबोधित किया था। आगे चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद आएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 अब मेन पढ़ने वाले हैं हम लोग। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें देखो बहुत बार ये पूछा गया है। ये रहमतुल्लाह सयानी, इस 1896 का कलकत्ता अधिवेशन का खासियत क्या है?
इसका खासियत है तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये थोड़ा सा गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, इनकी भतीजी थी सरला, उनके द्वारा इस सॉन्ग वंदे मातरम को पहली बार इस सेशन में गाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि आईएनसी के किस अधिवेशन में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था, बोलेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बोलेंगे रहमतुल्ला एम सियानी। उसके बाद आता है 1899 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके प्रेसिडेंट है रमेश चंद्र दत्ता। इसका क्या खासियत है, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, एक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो बोलेंगे दिनेश इवाचा। क्या क्यों फेमस है, फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। पहली बार गांधी जी जो है वो कांग्रेस के, पहली बार गांधी जी जो है वो कांग्रेस के, पहली बार गांधी जी जो है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर वो सम्मिलित हुए थे। भले गांधी जी का भारत में आगमन हुआ है 1914 में, 9 जनवरी 1914 में, 9 जनवरी 1913 या 14 में हुआ है, ठीक है। तो ये गांधी जी पहली बार दिनेश वाचा के अध्यक्षता वाले जो कलकत्ता अधिवेशन 1901 हुआ था उसमें गांधी जी प्लेटफॉर्म पर आए थे। 1905 का बनारस अधिवेशन की बात करेंगे तो ये इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। अच्छा, ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये महात्मा गांधी के गुरु। आपसे पूछेगा कि विच पर्सनालिटी इज, आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसमें स्वदेशी मूवमेंट यानी जो स्वदेशी आंदोलन था उसके लिए फॉर्मल उद्घोषणा किया गया था गवर्नमेंट के विरुद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक भारतीय इतिहास एक अलग भारत का जो स्थिति है वो अलग लेवल पर जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं एकदम सहज और सिंपल भाषा में कि 1857 की क्रांति के बाद, ऐसा बोला जा सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ तो वो हमारा स्वदेशी मूवमेंट, वो हमारा क्या है, स्वदेशी मूवमेंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमने एक ईयर यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग 1905। ये 1905 भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। क्या है इसका महत्वपूर्ण महत्व, इसको देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन चूंकि 1905 में ही हुआ था। बंगाल का विभाजन, उसका अगर डिक्लेरेशन की बात करेंगे, बंगाल का विभाजन मतलब बंगाल को, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो और ये जो आपका बांग्लादेश वाला पूर्वी बांग्लादेश है उसको तोड़कर हम लोग बंगाल को अलग कर दिया गया था, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। तो वो डिक्लेरेशन कब किया गया था, बोलेंगे 19 जुलाई 1905 को। उसको लागू कब किया गया, तो बोलेंगे 16 अक्टूबर 1905 को। किस वाइसराय ने किया था, तो बोलेंगे लॉर्ड कर्जन ने किया था। यही लॉर्ड कर्जन डिवाइड और रूल की पॉलिसी यहाँ पर लागू करता है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप ए कम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। इस मतलब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कम्युनल गल्फ यानी बोल सकते हैं धार्मिक खाड़ी, धार्मिक खाड़ी कम्युनल गल्फ के रूप में, यानी हिंदू और मुस्लिम के रूप बीच में जो धार्मिक उन्माद है, दूरियां स्थापित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। इसी से इसी रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज द नेशनल सॉन्ग आमर सोनार बांग्ला फॉर दिस ओकेशन। इसी समय यानी 1905 के समय ही जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने एक नेशनल सॉन्ग लिखा जिसका नाम था आमार सोनार बांग्ला। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके नाम 2 नेशनल सॉन्ग लिखने का रिकॉर्ड है, वो हमारा आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला और भारत का जन गण मन। आगे चलते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लेकर लॉर्ड कर्जन ने एक कथन जारी किया था। उस कथन से भी प्रश्न पूछा गया है। क्या था कथन, माई ओन बिलीफ इज दैट कांग्रेस इज टॉटरिंग and one of my great ambition is to assist it to the peaceful death
हु सेड दिस? मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण मौत के लिए उसकी सहायता करना है। यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। याद रखना है, ये कथन जो था वह लॉर्ड कर्जन का था। बंगाल विभाजन हम जैसा कि जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, जिसके विरोध में पूरे बंगाल में, खास करके कलकत्ता में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन को हम लोग स्वदेशी और बाइकॉट के नाम से जानते हैं, जो 1905 में शुरू हुआ था और 1908 तक यह चला था। It had its origin in the anti-partition movement of Bengal. Mass meetings were held both and over Bengal, whereas Swadeshi or the use of goods and the boycott of British goods were proclaimed and pleaded. Public burning of foreign clothes were organized and soft selling foreign clothes were picketed. यानी क्या किया गया इस आंदोलन में? स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया। जितने भी विदेशी कंपनियों में निर्मित कपड़े बेचने वाले जो शॉप्स थे उनको लूट लिया गया। ब्रिटिश गुड्स को क्या किया गया? उसको बहिष्कार किया गया। इसी कारण इस आंदोलन को, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो चालू किया गया था जो आंदोलन, उसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट 1905 विच इज ऑल्सो नोन एज बंग भंग आंदोलन। आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का एक अन्य नाम क्या है? आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का एक अन्य नाम क्या है, तो हम बोलेंगे स्वदेशी आंदोलन का एक अन्य नाम जो है वो है बंग भंग आंदोलन। वाज स्टार्टेड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो बोलेंगे स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था या बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था। बात कलकत्ता में जो महत्वपूर्ण लीडर थे जिन्होंने बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किया, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एशन बनर्जी। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। आफ्टर दिस मूवमेंट द अरुंडेल कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1906। मतलब ये आंदोलन से ब्रिटिश इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने 1906 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया अरुंडेल कमेटी। क्यों किया गया इस अरुंडेल कमेटी का गठन? इसलिए किया गया ताकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है उसमें अगर कोई खामियां हुई हैं तो उसको उजागर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा अरुंडेल कमेटी का गठन 1906 में किया गया था। इसी अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया जाता है। अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया जाता है, जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन 1911। इसी अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर 1911 में 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है। ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अरुंडेल कमेटी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बोलेंगे 1911 में। किस कमेटी के सिफारिश पर? तो बोलेंगे अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर। अच्छा, 1911 एक शब्द आया यहाँ पर, इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं 1911 से, जिसको एक बार कर्सरी नजरों से हम लोग नजर डाल देते हैं। 1911 जन गण मन सॉन्ग वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ INC। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में पहली बार कलकत्ता के सेशन में जन गण मन गाया गया था। एक और घटनाक्रम हुआ था 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज्ड ऑन द अराइवल ऑफ जॉर्ज फिफ्थ, जो ब्रिटेन के किंग थे जॉर्ज फिफ्थ, उनके आगमन पर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और घटना है जो 1911 से संबंधित है, उसको भी देखते हैं हम लोग। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। कोलकाता नहीं होगा, कलकत्ता होगा। ये जो भी उस समय तो कलकत्ता ही था ना। ये जो 1911 में जो भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ गई थी? दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। तो ये जो अलग अलग कालखंड में जो भारत की राजधानियां बदल रही है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं।
यहाँ देखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता का गठन 1774 में 1774 में जॉब चार्नक नामक एक व्यक्ति ने किया था। उल्टा बोल दिए, कलकत्ता शहर का गठन जॉब चार्नक ने 1690 ईस्वी में किया था, जो आगे चलकर 1774 में कलकत्ता जो है भारत की राजधानी बनती है। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत कलकत्ता को 1774 में भारत का कैपिटल घोषित किया गया था, बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर कलकत्ता जो है दिल्ली बनती है, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनती है। अभी हम लोग पढ़ के गए 1911-12 में, लास्ट समय चल रहा था 12 में। बात करेंगे दिल्ली, दिल्ली जो है एक शहर बसाया गया था उसके पाल वंश के संस्थापकों द्वारा, जिसका नाम था अनंग पाल तोमर। आपसे पूछेगा दिल्ली शहर का स्थापना किसने किया था, बोलेंगे अनंग पाल तोमर ने किया था। फिर 1931 आया, उसमें दिल्ली से ट्रांसफर होकर क्या हो गया, नई दिल्ली। फाउंडर बात करेंगे नई दिल्ली, जो शहर बसाने का श्रेय जिसको जाएगा उसको बोलेंगे एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। आगे की तरफ बढ़ते हैं 1909। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था, 1909 में आया था। 1909 में एक और घटना हुआ था, जो घटनाएं घटित हुई है जो काल में, उसको हम यहाँ पर जॉट डाउन करके रखे हुए हैं। 1909 में मैडम भिकाजी कामा रुस्तम पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, पैट्रियट। द तलवार भिकाजी कामा द्वारा प्रकाशित एक जर्नल था। ये दो यानी मैडम भिकाजी कामा, इनसे अभी रूबरू होंगे हम लोग। मैडम भिकाजी कामा के द्वारा दो पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, एक का नाम था पैट्रियट और दूसरे का नाम था द तलवार। ये कौन है मैडम भिकाजी कामा, क्यों हम इनको पढ़ते हैं, क्यों इनका नाम हमको याद रखना होगा। विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन थी, बोलेंगे मैडम भिकाजी कामा। वह महिला जिसने भारत का झंडा विदेश की धरती पर पहली बार फहराया था। कब फहराया था, तो बोलेंगे 1907 में फहराया था। कहाँ फहराया था, तो बोलेंगे स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में फहराया था। झंडे का नाम भी पूछा गया एग्जाम में, क्या था, तो बोलेंगे सप्त ऋषि झंडा था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये आखिरी पड़ाव होगा, 2-3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। ये आखिरी पड़ाव है, इसको जब बताने के बाद हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्ति की घोषणा करेंगे। फिर अगला पार्ट में फिर वीडियो आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बात करेंगे तो याद रखना है, लंदन टाइम्स एक पत्रिका था, लंदन में एक लंदन टाइम्स बोलकर एक पत्रिका था जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। उसी का लंदन टाइम्स का एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। इस वैलेंटाइन चिरोल जो एक पत्रकार था लंदन टाइम्स का, उसने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम क्या था, बोलेंगे इंडिया अनरेस्ट। क्या नाम था पुस्तक का, तो बोलेंगे इंडिया अनरेस्ट। इस इंडिया अनरेस्ट में उसने दो बातों का खंडन किया है, उसने दो बातों को बताया है। पहला क्या बताया है, पहला बताया है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी उसमें इस बात को उसने खंडन किया, यह बताया है कि भारत में अशांति का जनक यानी पितामह किसको बोलेंगे। फिर दूसरे पड़ाव पर जाकर उसने एक और बात कहा है कि मदर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जननी किसको कहा गया है। इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा ऑप्शन तय करेगा कि भारत में अशांति का जनक या फादर किसको बोलते हैं। अगर ऑप्शन में किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो उसमें हम लोग बाल गंगाधर तिलक बोलेंगे। अगर ऑप्शन में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा तो उसमें आर्य समाज का नाम लेंगे, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। क्या बोलेंगे, भारत में अशांति का जनक व्यक्ति का नाम रहेगा तो बाल गंगाधर तिलक, संस्था का नाम रहेगा तो बोलेंगे आर्य समाज। लेकिन अगर ऑप्शन में किसी महिला का नाम रहेगा और बोलेगा मदर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो उसमें हम लोग नाम लेंगे मैडम भिकाजी कामा रुस्तम। मैडम भिकाजी कामा रुस्तम, कौन मैडम भिकाजी कामा रुस्तम, जिन्होंने विदेश की धरती पर पहली बार भारतीय झंडे को फहराया था 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में, और झंडे का जो नाम था वह था सप्तऋषि। इसी के साथ यह वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक या इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।